हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना। देखिएगा, ठंड बढ़ने लगी है और कोहरा भी आने लगा है, तो घर से बाहर नहीं निकलिएगा। ज़रूरत हो तभी निकलिएगा, क्योंकि रोड पे कुछ दिखता नहीं है और ट्रैफिक भी काफ़ी है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा सभी और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कीजिएगा। और जो भी है, जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास को पढ़ा रही हूँ और क्लास 4th है ये। इसमें मैं शिक्षण के प्रकार टाइप्स ऑफ टीचिंग को आज पढ़ाऊँगी। देखिएगा, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो मैं बताऊँगी बाद में जब मैं इसके क्वेश्चंस कराऊँगी। लेकिन फ़िलहाल हम थ्योरी देखते हैं कि मतलब क्या है थ्योरी। शिक्षण के जो प्रकार हैं ना, विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण के प्रकारों का निम्नलिखित ढंग से वर्गीकृत किया है। अब क्या किया है? शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर। तो शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर क्या है कि 3 प्रकार का होता है। क्या होता है? ज्ञानात्मक होता है, भावात्मक होता है और मनोगत्यात्मक होता है। मनोगत्यात्मक को आप क्रियात्मक भी कह सकते हैं, कौशलात्मक भी कह सकते हैं। सेकंड है शिक्षण स्तरों के आधार पर। शिक्षण स्तरों के आधार पर भी शिक्षण 3 प्रकार का होता है। देखिएगा, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। और इससे कई सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं नेट के फर्स्ट पेपर में। आइए आगे देखते हैं। शिक्षण शासन प्रणाली के आधार पर। शिक्षण शासन प्रणाली के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है, जैसे कि शिक्षण है, निरंकुश शिक्षण है, प्रजातांत्रिक शिक्षण है और हस्तक्षेप रहित शिक्षण। नेक्स्ट है शिक्षण के स्वरूप के आधार पर। तो शिक्षण स्वरूप के आधार पर 3 प्रकार का होता है। वर्णनात्मक शिक्षण होता है, निदानात्मक शिक्षण होता है, उपचारात्मक शिक्षण होता है। नेक्स्ट है शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर। तो शिक्षण शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर 3 प्रकार का होता है। प्रस्तुतिकरण और प्रदर्शन और क्रिया। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर। तो शिक्षण प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? औपचारिक, अनौपचारिक और निचारित्र। ठीक है, अब थोड़ा हम डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि पीछे बताया था, पहला पॉइंट है शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर। तो शिक्षण के उद्देश्य का जो आधार है, तो शिक्षण के उद्देश्य का वर्गीकरण ब्लूम टैक्सोनॉमी इसको कहते हैं। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है संज्ञात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में शिक्षण उद्देश्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। 3 श्रेणियाँ कौन सी थी? ये ज्ञानात्मक थी और भावात्मक थी और मनोगत्यात्मक, और मैंने पहले भी बताया था इसको क्रियात्मक और कौशलात्मक भी बोलते हैं। तो अब पहला जो है ज्ञानात्मक। अब ज्ञानात्मक के उद्देश्य क्या है? इसमें देखो, सीरियल वाइज भी लगाने को आते हैं। तो पहले आता है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और विश्लेषण, और नेक्स्ट भी है। तो पहले हम ज्ञान को पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे निम्न स्तर होता है, ये मूल रूप से जानकारी को याद करने से है इसका उद्देश्य है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको समझाती हूँ कि अपने तथ्य को जैसे रोचक तरीके से बताना है कि वह मतलब सुने, उसके लिए उपयोगी हो। जैसे हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, ज्ञान का मतलब ही है क्या? नॉलेज है। मूल रूप से जब हम कोई मतलब जानकारी किसी को प्रदान करा रहे होते हैं या किसी बच्चे को कोई बात बता रहे होते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि बच्चे को ये तथ्य मतलब ये जो बात है हमारी या कोई परिभाषा है, जो भी हमने मतलब बताया है, तो उसको एकदम से समझ में आ जाए। जैसे कि शुरू में जब बच्चे को हम पढ़ाते हैं, मान लो, तो बच्चे को हम ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ये पढ़ाते हैं। तो ये मतलब उसे याद कराया जाता है, मतलब रटवाने पर जोर दिया जाता है, रटाया जाता है कि ए फॉर एप्पल। भले ही वह एप्पल को देखकर ये ना बता पाए कि जैसे कि ए फॉर एप्पल है ये, है ना। तो यही इसमें मतलब ज्ञान का जो है, मतलब शुरू का जो ये बताया गया है टॉपिक ज्ञान, तो इसका यही है कि बच्चे को रटवाया जाता है। इसका संबंध स्मृति से होता है मतलब। और फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भावात्मक, मतलब ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। और हम पढ़ रहे हैं ज्ञानात्मक में जो इसके वो दिए होते हैं सीक्वेंस। फिर आता है बौद्ध। बौद्ध में क्या है? अर्थ समझने की क्षमता और अनुवाद करना, व्याख्या करना, उदाहरण देना।
अब मतलब बोध का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे कि हमने पीछे बताया था कि रटवाने पर जोर दिया जाता है, लेकिन इसमें हमें समझाना है, उसको एप्पल दिखाना है। एप्पल दिखा के हमें ये बताना है कि बेटा ये ए फॉर एप्पल होता है, बॉल दिखाना है कि ये बी फॉर बॉल होती है। और बच्चा तुरंत देखकर कहीं भी उसे एप्पल दिखेगा तो वो तुरंत बता देगा कि ये ए फॉर एप्पल है, पुनः स्मरण आ जाता है इसमें। ठीक है, ये समझने की बात बताता है, मतलब समझ में आ गया। आगे आता है अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग में आता है अनु अनुप्रयोग में क्या होता है, अमूर्त ज्ञान को व्यवहारिक रूप में लाने से संबंधित है सामान्यीकरण व निदान। अब जैसे बच्चे को कुछ सिखाया, फिर उसे समझाया गया और फिर वह बस मतलब विषय वस्तु जो है उसे समझने का प्रयास करेगा। ठीक है, अब वह आपके द्वारा बताई गई कोई बात कितना उपयोगी ढंग से उपयोग कर पा रहा है, यह आपके प्रभावी शिक्षण पर निर्भर करता है और व्यवहारिक जीवन में मतलब कितना प्रयोग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है विश्लेषण। प्राप्त सूचनाओं को घटकों में विभाजित से संबंधित है सामान्यीकरण व निदान। अब विश्लेषण में जब उसने सीखा, समझा, उपयोग किया, तो उपयोग करते समय पता चला कि उसने कोई गलती की है। जैसे कि कोई उसने जब हमने समझाया कि ये गोल चीज़ है, अब गोल चीज़ को उसने सेब बताया, तो अब गोल चीज़ संतरा भी रखा हुआ है तो उसने संतरे को भी क्या बताया, एप्पल ही बताया। तो यहाँ पर उसने मतलब क्या किया कि विश्लेषण करेगा कि मैंने गलती कहाँ की है। बच्चे को बता दिया और समझा भी दिया और प्रैक्टिकल करने को दे दिया। अब प्रैक्टिकल करते हुए ये तो है नहीं कि परफेक्ट प्रैक्टिकल हो जाएगा, उसमें कुछ गलतियाँ भी होंगी। तो वो फिर बस विश्लेषण करता है कि मैंने कहाँ गलती की है। और मतलब विश्लेषण का मतलब है कि घटकों में पढ़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ना। तो और अपनी गलती का विश्लेषण करना कि हमने कोई भी मतलब चीज़ को समझा, सीखा और फिर हमने खुद प्रैक्टिकल करके देखा तो हमने कहाँ पर गलती की। नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है संश्लेषण। घटकों को समावेशित करने के बारे में जिसने एक समग्र सोच विकसित हो सके। अब संश्लेषण में क्या होगा, जो भी सूचना मतलब आपने विभक्त की थी और विभक्त करने के पश्चात क्या करेंगे कि पूरी तरीके से समझेंगे कि मैंने कहाँ मतलब मेरी कहाँ गलती हुई थी। तो यह है व्यवहार परिवर्तन। अब मूल्यांकन सबसे सबसे उच्च स्तर का होता है ये निर्णय लेने की क्षमता। ठीक है, निर्णय लेने की क्षमता के आधार पर रखा गया है इसको कि वह जान गया है और ज्ञान प्राप्त भी उसने कर लिया है कि हमने मतलब जो भी कुछ सीखा है तो मतलब हमारे लिए वह कितना उपयोगी है, कितना उपयोगी नहीं है, तो वह मूल्यांकन में समझ जाता है। नेक्स्ट आता है भावात्मक। अब भावात्मक में आता है आग्रहण, प्रतिक्रियाएं, आकलन, प्रतिकरण, संगठन और चरित्रीकरण। तो आग्रहण में आता है सुनने की इच्छा, चेतन रूप या नियंत्रित ध्यान। जैसे आग्रहण, यह मतलब आग्रहण या ग्रहण करना। जैसे सुनने की इच्छा, या वह पहले से ही न डर जाए कि बालक में सुनने की इच्छा जागृत करना या ध्यान मतलब केंद्रित करना। मतलब हम इस तरीके से उसे पढ़ाएं कि उसका ध्यान लग रहा है या नहीं लग रहा है, सुनने की उसमें इच्छा हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट आता है आकलन, नहीं सॉरी, अब आता है प्रतिक्रिया। तो प्रतिक्रिया में क्या कर रहे हैं, सहभागिता की इच्छा। यानी कि जैसे हमने कुछ पढ़ाया है, अब वो बच्चे ने मतलब हमारे साथ सहभागिता निभा रहा है या नहीं निभा रहा है, वो हमें ध्यान से सुन रहा है नहीं सुन रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, सहभागिता। आकलन, आकलन करिए या मूल्यांकन करना एक ही बात होती है, लेकिन आकलन में ये है कि सीखा हुआ जो ज्ञान है वो कितना उपयोगी है, उसका आकलन करना। ठीक है, फिर प्रतीकरण, विषयों की समानता, असमानता व संबंध। फिर वह ये जान लेता है कि विषयों की समानता असमानता को अच्छे से पहचान लेता है। संगठन, समान मूल्यों को एक प्रणाली में संगठित करना। चैत्रीकरण, और जब वो सब चीज़ों को समझ जाता है अच्छे से और ध्यान उसका केंद्रित हो जाता है तो चरित्र का निर्माण हो जाता है और अपने मतलब जो भी हमने ज्ञान सीखा है अपने व्यवहार में हम
परिवर्तन भी कर सकते हैं और अपने व्यवहार में उसको ला भी सकते हैं। ठीक है। थर्ड है मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक। देखिएगा इसमें पॉइंट है ये प्रतिरूपता, क्रियान्वयन, परिशुद्धता, स्पष्ट अभिव्यक्ति, समायोजन और प्रकृतिकरण या स्वाभाविकरण। देखिएगा प्रतिरूपता में अनुकरण व पुनरावृत्ति होती है। जो हम सीख लेते हैं ज्ञान, उसे हम बार बार करते हैं और हमारी गलतियां कम होती चली जाती हैं और एक मतलब परफेक्ट ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। क्रियान्वयन विषय के आधार पर कार्य का संपादन। परिशुद्धता निरंतर शुद्ध अभ्यास व पुनर्निर्माण। स्पष्ट अभिव्यक्ति व समायोजन सतत अभ्यास यानी कि निरंतर अभ्यास। और प्रकृतिकरण स्वाभाविकरण कार्य करने की विशेष शैली। तो ये हो गया हमारा शिक्षण के प्रकार। अब इसका मैंने फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ा दिया है। अब इसके जो नेक्स्ट हैं वो मैं स्मृति के आधार पर, अभी काफ़ी रह गए हैं तो उन्हें डिटेल में मैं पढ़ाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इनको पढ़िएगा, लर्न कीजिएगा, क्योंकि आज मेरी वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और इनको अच्छे से पढ़िए और समझिए और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। और ठंडी के मौसम में आलस को त्याग दीजिए। कभी ये सोचे कि नींद आ रही है, बहुत अच्छे से नींद को ले लें। नहीं, हमको पढ़ना है और आगे बढ़ना है और अपना जो भी आपका सबका लक्ष्य है उसको मतलब टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन को रेगुलरली करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।